नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। हर बड़ी खबर अगले 1 घंटे में आपको करेंगे अपडेट। बताएंगे आपको राजनीति, खेल, व्यापार, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी अहम खबरों के बारे में। खबरें होंगी प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से भी जुड़े हुई। जानेंगे कि किन मायनों में खास रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा। इसके अलावा खबरें जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई होंगी। शुरुआत करते हैं न्यूज़ 10 की हेडलाइंस के साथ। अमेरिका की 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेश मंत्रालय ने कहा, प्रधानमंत्री के दौरे में देखा भारतीयता का मूल भाव। पीएम ने यूएन जैसी बहुपक्षीय संस्था में सुधार पर दिया जोर। गजा और यूक्रेन की स्थिति पर भी हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूयॉर्क में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से हुई मुलाकात। यूक्रेन ने भारत के शांति प्रयासों को सराहा। पीएम मोदी ने वियतनाम के राष्ट्रपति से भी की द्विपक्षीय वार्ता। इजरायल ने लेबनान पर तेज किए हमले। हिजबुल्लाह के सैकड़ों ठिकानों को बनाया निशाना। करीब 500 लोगों की मौत, 1600 से अधिक घायल। हिजबुल्लाह ने भी इजरायल पर किया जवाबी हमला। बीजेपी की महाराष्ट्र में चुनावी तैयारी तेज। अमित शाह आज से 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर। नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर में पार्टी पदाधिकारियों के साथ होगी बैठक। विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ तैयारियों का लेंगे जायजा। जम्मू कश्मीर में आखिरी दौर के मतदान के लिए बीजेपी नेता नितिन गडकरी की आज कठुआ, उधमपुर और जम्मू में होगी धुआंधार रैली। श्रीनगर में राहुल गांधी करेंगे कांग्रेस का प्रचार। वहीं हरियाणा में भी सभी दलों ने प्रचार में झोंकी ताकत। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति की थी रद्द। और खेल की खबरों में शतरंज ओलंपियाड में ऐतिहासिक स्वर्ण जीतने के बाद स्वदेश लौटी भारतीय टीम। प्रज्ञानंदा और वैशाली रमेश बाबू का चेन्नई एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से जुड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा संपन्न हो गया है। विदेश मंत्रालय ने उनकी इस 3 दिन की यात्रा को बेहद सफल बताया है। अपने सारे आधिकारिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक ढंग से संपन्न करने के बाद पीएम मोदी आज सुबह न्यूयॉर्क से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 3 दिन की यात्रा के बाद अब स्वदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि 21 से 23 सितंबर तक पीएम मोदी का अमेरिका का दौरा बेहद ही व्यस्त कार्यक्रम था। इस दौरान उन्होंने दुनिया को शांति का संदेश दिया। न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने दोनों देशों के आपसी हितों को लेकर चर्चा की। 1 महीने के अंदर दोनों नेताओं की ये दूसरी मुलाकात रही। यूक्रेन के साथ वार्ता के दौरान भारत द्वारा किए जा रहे शांति के प्रयासों को राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सराहा। वहीं यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए वे भारत के साथ मिलकर सक्रियता से काम कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने साथ ही कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र और G20 में शांति फॉर्मूला लागू करने और दूसरे शांति शिखर सम्मेलन की तैयारी के विषयों पर जब भी अवसर मिला, दोनों देशों के बीच ठोस चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम से भी मुलाकात की। न्यूयॉर्क में हुई दोनों नेताओं की इस अहम बैठक में द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने भारत वियतनाम मैत्री के पूर्ण आयामों पर भी चर्चा की। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी, व्यापार, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में साझेदारी में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मंच से कहा है कि भारत ने 250 मिलियन लोगों को गरीबी से निकालकर दिखा दिया है कि सतत विकास सफल हो सकता है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर में पीएम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने वैश्विक समृद्धि का भारत का विजन रखा और कहा कि सतत विकास को प्राथमिकता देते हुए मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। पीएम ने मानव केंद्रित दृष्टिकोण को सर्वप्रथम बताया। पीएम ने साथ ही कहा कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एक सेतु होनी चाहिए, अवरोध नहीं। पीएम ने जोर देकर कहा कि भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डीपीआई पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। पीएम ने वैश्विक शांति और विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में सुधार पर भी बल दिया। ये भी कहा कि मानवता की सफलता हमारी सामूहिक शक्ति में निहित है, युद्ध के मैदान में नहीं। Success of humanity lies in our collective strength, not in the battlefield. और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है, तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को बेहद सफल बताया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा तकनीक, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिहाज से काफी अहम रही है। विदेश सचिव ने साथ ही कहा कि आज के युग में तकनीक ही विकास की मुख्य ड्राइव फोर्स है। The extent of involvement that all of these companies already have in India, the degree to which they are enthused by the prospects in India, the policy environment in India, and their plans to continue to grow in India and grow with India for themselves and for the rest of the world. And I think that's what was really a feature of the remarks of practically every one of the CEOs of how excited they are for their own businesses in India, especially at this moment in time when things like AI and quantum computing are changing the world as we know it. संयुक्त राष्ट्र में संघर्षों, जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य की वैश्विक चुनौतियों से लेकर ग्लोबल गवर्नेंस तक पर चर्चा हुई है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को भारतीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव कल्याण की पहल को साझा करने को लेकर उन्होंने उत्सुकता दिखाई। For the first time, the entire UN membership through the Pact of the Future that was adopted this morning has agreed on a pathway to transform global governance, and it is expected that this will provide some momentum to the processes that are already underway in many of these areas within the UN system. Prime Minister therefore highlighted in his remarks, which you would have seen, that in order to stay relevant, the multilateral system has to reform. और इस समय हमारे साथ न्यूयॉर्क से जुड़ गए हमारे संवाददाता निखिल सिंह। निखिल, आपसे पूछना चाहेंगे कि पीएम मोदी के अमेरिका दौरा बेहद ही सफल और महत्वपूर्ण रहा है। अगर तीसरे दिन की बात की जाए तो किन मायनों में कितना महत्वपूर्ण रहा ये दिन?
बिल्कुल, तीसरा दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा इस लिहाज से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया और पूरी दुनिया ने इसको गौर से सुना। दरअसल प्रधानमंत्री ने कहा कि वो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और पूरी दुनिया भारत के लोगों ने उनको जन्मत दिया है। और सबसे खास बात है कि जिस तरह से जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है, जो गरीबी को मिटाने की बात है, ये सारी बातें प्रधानमंत्री ने वहां पर रखी और साफ तौर पर कहा कि आज के समय में मिलकर ही सारी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ये जो शांति और समृद्धि का जो रास्ता है वो मिल बैठ करके ही खोजा जा सकता है और युद्ध के जरिए इसका समाधान बिल्कुल नहीं हो सकता, बैटलफील्ड से इसका समाधान बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से भारत ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी के रेखा से ऊपर उठाया है, उससे पता चलता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो सक्सेसफुल हो सकता है। और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस रही है, प्रधानमंत्री ने यह भी साफ तौर पर दुनिया को एक ऑफर दिया कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस रही हैं भारत की इस विशेष संदर्भ में, वो दुनिया के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे वो टेररिज्म की बात हो या चाहे दूसरे खतरे हों, उनके साथ भी मिल करके एक साझा रणनीति बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो वर्तमान की कार्यनीति है वही भविष्य में साफ तौर पर काम आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत का, वो बेहद सुदृढ़ रहा है पिछले काफ़ी समय में, उसने बेहतरीन काम किया है। और इस संदर्भ में भी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, भारत उसको भी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो उसके संदर्भ में जो प्रैक्टिसेस रही है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है भारत का, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको दुनिया के साथ साझा करने के लिए तैयार है। तो बेहद ही अहम बिंदुओं पर ये यात्रा देखी जा रही है निखिल। कहीं ना कहीं तो पीएम मोदी की यात्रा को अगर निखिल 3 दिनों में कुछ संक्षेप में आपको समेटना हो तो क्या मुख्य बिंदु रहे, क्या बिग टेक अवेज रहे? बिल्कुल, प्रधानमंत्री की ये यात्रा बेहद सफल रही और लंबे वक्त तक इसको याद रखा जाएगा। कुल 55-56 घंटे की ये यात्रा रही, लेकिन व्यस्तताओं से भरी रही। लेकिन उसके साथ ही साथ इसका जो इसमें जो भारत के लिए भी टेक अवेज थे, ये दुनिया के लिए जो टेक अवेज थे, वो बेहद महत्वपूर्ण रहे। पहले दिन की जो शुरुआत हुई वो क्वाड मीटिंग के साथ हुई और उसके साथ ही साथ उससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ में जो बायलैटरल रही। खास बात है कि जो बाइडेन और फूमियो किशिदा जो जापान के प्रधानमंत्री हैं, ये दोनों लोगों के लिए ये आखिरी क्वाड बैठक थी, तो उनके लिए एक तरह से फेयरवेल मीटिंग थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद क्वाड की बैठक में शिरकत कर रहे थे, तो ये भी बेहद महत्वपूर्ण रही। और महत्वपूर्ण ये भी रहा कि प्रधानमंत्री दरअसल तीनों प्रधानमंत्रियों का स्वागत जो है राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने गृहनगर विल्मिंगटन में किया और ये अपने आप में दर्शाता है कि कितनी गर्मजोशी के साथ ये बैठक हुई। तो क्वाड के बैठक के विशेष संदर्भ में अगर कहा जाए तो एशिया पैसिफिक में एक शांति सद्भावना बनाए रखने के लिए, विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए, एशिया पैसिफिक क्षेत्र में विकास को आगे बनाए रखने के लिए तमाम समझौते भी हुए। चाहे वो कैंसर मूनशॉट की बात कही जाए तो उसमें भी किस तरह से सर्वाइकल कैंसर को लेकर के वैक्सीन डेवलप की जाए, उसका वितरण किया जाए, इसको लेकर के भी बात हुई। तो तमाम डेवलपमेंटल इश्यूज और ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज भी इसमें रहे और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर इस बात को कहा भी कि इसको केवल मिलिट्री अलायंस ना समझा जाए, हम किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये एक विकास के को अपनाने वाला ये गठबंधन है, विकास को आगे बढ़ाने वाला गठजोड़ है 4 देशों का, और इसको हमेशा सकारात्मक रूप से लेने की ज़रूरत है। अब अगर हम उससे पहले यानी कि जो यात्रा की शुरुआत हुई थी वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ में द्विपक्षीय जो बातचीत थी वो थी और द्विपक्षीय वार्ता भी बेहद महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ में और तमाम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई। व्यापक रणनीतिक साझेदारी भारत और अमेरिका के बीच में है। 50 से ज़्यादा डिप्लोमेटिक और डायलॉग के जो मैकेनिज्म हैं, चैनल्स हैं जिसके ज़रिए बातचीत होती है और उन सभी पर बातचीत की गई, समीक्षा की गई और इस बात को देखा गया कि किस तरह से भारत अमेरिका की जो मैत्री है और जो गठजोड़ है, जो सहयोग है आपस में, वो आगे बढ़े। दूसरे दिन पर अगर फिर हम बात करें, क्योंकि हाँ इसमें जो जब दिन आगे बढ़ा
तो दूसरे दिन की बात करें तो वो महत्वपूर्ण इसलिए रहा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को यहाँ लॉन्ग आइलैंड में, न्यूयॉर्क में संबोधित किया और बेहद ज़बरदस्त उत्साह से भरे हुए भारतीयों को संबोधित किया। तमाम उन्होंने भारत की विकास गाथा रखी और साथ ही साथ भारत अमेरिका की दोस्ती को एक बार फिर परवान चढ़ाने की बात कही और कहा कि भारत और अमेरिका मिलकर दोनों ही देश मिलकर प्रगति करेंगे और इस प्रगति में जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो एक राष्ट्रदूत का काम कर रहे हैं, जीवंत सेतु का काम कर रहे हैं। तो उनकी भी सराहना की प्रधानमंत्री ने और साफ तौर पर कहा कि भाषा के आधार पर, धर्म संप्रदाय के आधार पर ये सब लोग अलग अलग जगहों से आते हैं और उसके बावजूद सब मिल करके भारत के मुस्तकबिल को आगे ले जाने के लिए सब काम कर रहे हैं। अमेरिका में लगातार काम कर रहे हैं और इस तरह से भारत अमेरिका की मित्रता को भी परवान चढ़ा रहे हैं। इसके अलावा जो सीओज राउंड टेबल हुआ, टेक सीओज राउंड टेबल, उसमें जो तमाम कंपनियों के दिग्गज हैं, सीओज हैं, उनसे किस तरह से तकनीक के ज़रिए भारत और अमेरिका के बीच में निवेश को आगे बढ़ाया जाए, ये कंपनियां भारत में किस तरह से निवेश कर सकती हैं। यहाँ ये बात नोट करने की है कि जो भारत की प्रतिभा, मेधा है, जो भारत का वर्क फोर्स है, वो बहुत दुनिया भर में जाना जाता है और ये जो तमाम टेक सीईओज थे उनसे ये उम्मीद रखी गई कि ये उनकी जो टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर के बात हुई, सेमीकंडक्टर्स को लेकर के बात हुई, क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर के बात हुई, एटॉमिक एनर्जी में निवेश को लेकर के बात हुई। तो तमाम सारे विषयों पर, वृहद विषयों पर इन तमाम सीईओज के साथ में बात हुई। तो ये बेहद महत्वपूर्ण रहा और उसके अलावा कुछ बायलैटरल्स भी हुए जो भी बहुत महत्वपूर्ण रहे। तो तीसरे दिन की बात मैंने पहले बताई और ये 2 दिनों की जो बात रही, तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की जो ये 3 दिनों की यात्रा रही, बेहद सफल, बेहद शानदार रही और इसको लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा। बिल्कुल, लंबे वक्त तक याद करने वाली ये यात्रा रहेगी, कहीं ना कहीं माइल्स टू गो वाली यात्रा रहेगी। भारत अमेरिका के बीच के रिश्ते तो गहरे होते नजर आए हैं, साथ ही साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने शांति और वैश्विक समृद्धि का संदेश दिया है वो भी आगे आने वाले वक्त तक याद रहेगा। निखिल, फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ एट 10 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए RBI के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? RBI अधिकृत बैंक, NBFC या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे RBI के CMS पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबरों की, जहां इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज से महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरे के दौरान अमित शाह नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर और नासिक में पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक करेंगे और आगे की रणनीतियों पर चर्चा भी करेंगे। और आइए अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की जनादेश में। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार सोमवार शाम समाप्त हो गया। इस चरण में 5 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होना है। दूसरे चरण में जम्मू के रियासी, राजौरी और पुंछ और कश्मीर घाटी में श्रीनगर और बडगाम जिले में वोट डाले जाएंगे।
दूसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए जिला रियासी में मतदान कर्मी वोटिंग मशीन के साथ अपने अपने मतदान स्थलों के लिए रवाना हो रहे हैं। गुलाबगढ़, रियासी और श्री माता वैष्णो देवी सहित 3 विधानसभा क्षेत्रों वाले रियासी जिले में कल मतदान होना है। हिंसक विद्रोह से प्रभावित क्षेत्रों में मतदाताओं तक पहुंचने के लिए मतदान अधिकारियों का नदियों और पहाड़ों को पार करके मतदान स्थल तक पहुंचने का क्रम भी जारी है। इसी क्रम में राजौरी जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है और वाहनों की जांच भी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होगा। जहां जम्मू कश्मीर में कल यानी कि 25 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव है, जिसके लिए चुनाव आयोग की तैयारियां आखिरी दौर में हैं। वहीं 1 अक्टूबर को आखिरी दौर के मतदान से पहले सियासी दलों ने अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी आज जम्मू कश्मीर की चुनावी सरगर्मी को और बढ़ाएंगे। गडकरी आज बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में एक के बाद एक 3 रैली करेंगे। पहली सभा 12:30 बजे कठुआ के वसहौली में होगी, तो वहीं दूसरी रैली उधमपुर के चेनानी में 2:30 बजे होगी। इसके बाद गडकरी 4 बजे जम्मू के विजयपुर में होंगे, जहां अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। और आइए बीजेपी के बाद अब जानते हैं कांग्रेस की रणनीति के बारे में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज श्रीनगर में फिर प्रचार अभियान की कमान थामेंगे। इससे पहले कल भी पुंछ और श्रीनगर में जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा खत्म किए जाने को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो इसे राज्य का दर्जा जरूर दिलवाएंगे। इसके अलावा राहुल गांधी ने मतदाताओं से अपने घोषणा पत्र में किए गए तमाम वायदों को भी गिनवाया। आपको बता दें कि 90 विधानसभा सीट पर हो रहे चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। तो जहां दूसरे चरण के चुनाव का प्रचार थम गया है, वहीं तीसरे चरण और आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार तेजी पकड़ चुका है। निशांत राय जुड़ रहे हैं श्रीनगर से। निशांत, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे कि कल दूसरे चरण का मतदान होना है और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इन्हीं 26 विधानसभा सीटों में सत्ता की चाबी छुपी है। आपसे जानना चाहेंगे कि कितने उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे कल, और खासकर इस 26 विधानसभा सीटों में निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका अहम रह सकती है। देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए कल की, तो 200 से ज्यादा उम्मीदवार जो हैं कल चुनावी मैदान में नजर आ रहे। बड़ी बात है कि कल के चुनाव में तीनों ही पार्टियों के बड़े दिग्गज चेहरे नजर आए, जिसमें सबसे बड़ी बात है उमर अब्दुल्ला, मंत्री जम्मू कश्मीर। उनका दूसरे चरण 2 सीटों से वो चुनाव लड़ रहे हैं। उन दोनों सीटों पर कल चुनाव है। रविंद्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नौशेरा से वो लड़ रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो हमीद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी कल चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी, वो भी कल उनका भी इस सीट पर चुनाव। कह सकते हैं कि कल कई दिग्गजों की किस्मत पर फैसला होना है। और जम्मू कश्मीर में जहां तक निर्दलीय उम्मीदवारों की बात की जाए तो बड़ी हर सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार वो नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा दूसरी बार हुआ है कि इतनी 40% से ज्यादा उम्मीदवार जो हैं उन, तो ऐसे में समीकरण जरूर कि स्थानीय पार्टियां उनको बिगड़ता हुआ दिख रहा है, जिसकी कोशिशें भी की जा रही हैं और जो उसमें भी लोगों को समझाने की कोशिश की जा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जनता है, संति है, और जिस तरीके से पहले फेज में वोटिंग में एक बम्पर उछाल आया, उम्मीद की जा रही है कि कल सेकंड फेज तरीके से उछाल देखने को मिलेगा। के खासकर बात की जाए घाटी की, तो उन इलाकों में जहां पर वोटिंग परसेंटेज कम रहती थी, साउथ कश्मीर, तो हमने देखा कि पहले चरण में साउथ कश्मीर में किस तरीके मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ऐसे में उम्मीद की जाए कि कल भी इसी तरीके से चीजें निकलकर सामने आएंगी। और जहां तक रही बात निर्वाचन, तो वो अपनी तरफ से तमाम जो ट्रेनिंग की है लोगों के बीच गया है, उसमें देखने को मिल रहा है कि लोग
मदद करने के लिए, केंद्रों पर जाने के लिए जी अभी निशांत, से तो तैयार कहीं ना कहीं है और चुनाव अगली बार आयोग की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं, परसेंटेज सुरक्षा के कड़े इंतजाम हो चुके हैं। अब सिर्फ इंतजार है तो कल का, जब देखना होगा कि जिस तरीके से पहले चरण में मतदान प्रतिशत इतना अधिक रहा, दूसरे चरण में लोग किस तरीके से उत्सुकता के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना भागीदार होते हैं और कैसे उसमें अपनी जो इच्छाएं हैं वो जाहिर करते हैं। फिलहाल निशांत, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जम्मू कश्मीर से आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा में एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अब जोर पकड़ चुका है। हरियाणा के रण को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह समेत तमाम स्टार प्रचारक यहां ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कल टोहाना और जगाधरी में जनसभाएं की। वहीं हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की परेशानियां कम होती नजर आ रही हैं। जहां अपनी उपेक्षा से नाराज कुमारी शैलजा ने अब तक चुनाव प्रचार से दूरी बना रखी थी, अब उनकी नाराजगी दूर होती नजर आ रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कुमारी शैलजा 26 तारीख से हरियाणा में चुनावी अभियान शुरू कर सकती हैं। इससे पहले कुमारी शैलजा की नाराजगी से भूपेंद्र हुड्डा ने इनकार किया था। अभी तक हरियाणा चुनाव से दूरी बनाने वाले राहुल गांधी भी 26 सितंबर से चुनावी प्रचार शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। वहीं 8 अक्टूबर को मतगणना के साथ ही चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। सभी कांग्रेस जन लगे हुए हैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। शैलजा जो है हमारी बहन, जो वरिष्ठ नेता है, कोई नाराजगी हमारी, कोई नाराजगी। तो ये तो थी जनादेश से जुड़ी खबरें। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। न्यूज़ एट 10 में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 10 सितंबर को सुनवाई टाल दी थी। दरअसल आपको बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को राज्य सरकार और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द कर दी थी। इन्हें 2016 में नियुक्त किया गया था। कोर्ट ने कर्मचारियों को 7 से 8 साल के दौरान मिली सैलरी का 12% ब्याज के साथ लौटाने के भी निर्देश दिए थे। इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में 33 याचिकाएं दायर की गई थी। आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं में बंगाल की सरकार की याचिका भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल को सुनवाई में सभी नियुक्तों को रद्द करना नासमझी बताया था और कहा था कि वैध और अवैध भर्तियों को अलग करने की जरूरत है। त्रिपुरा में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF के 400 से अधिक उग्रवादी आज आयोजन के दौरान सरेंडर कर सकते हैं। यह समारोह सिपाही जिले के जम्पुईजाला में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ये उग्रवादी अपने हथियार और गोला बारूद के साथ सरेंडर कर सकते हैं। इसके लिए केंद्र, राज्य सरकार और इन दो संगठनों द्वारा 4 सितंबर को शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था, जिसके 3 सप्ताह बाद आज सरेंडर किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। अधिकारियों का दावा है कि ये सबसे बड़े आत्मसमर्पणों में से एक हो सकता है। इस आयोजन में राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा, शीर्ष पुलिस और सरकारी अधिकारी के साथ राज्य की प्रमुख राजनीतिक हस्तियां उपस्थित हो सकती हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मोदी 3.0 के 100 दिन पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर एक पोस्ट साझा की है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 10 वर्षों के काम को अभूतपूर्व बताया है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मात्र 100 दिनों में विकसित भारत 2047 की नींव रखी जा चुकी है। PM किसान योजना के तहत 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ दिए गए हैं और साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 109 नई
फसल किस्में पेश की गई हैं। उधर बात करें अगर मुद्रा योजना की, तो इसके तहत महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए 3 लाख रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। स्किल इंडिया मिशन के तहत 4.1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत बुनियादी ढांचे में 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश एक बड़ी उपलब्धि है। हरदीप सिंह पुरी ने लिखा है कि हम साथ मिलकर भारत के लिए एक उज्जवल मजबूत भविष्य को आकार दे रहे हैं। भारत सरकार के संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने 100 दिन के कामकाज का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। इस मौके पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में मीडिया को संबोधित करते हुए दूरसंचार और डोनर मंत्रालय की उपलब्धियां बताई हैं। सिंधिया ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में भारत दूरसंचार के क्षेत्र में समृद्ध हुआ है। पिछले 10 वर्षों में जहां देश के अंदर 90 करोड़ मोबाइल के कनेक्शन होते थे, आज करीब करीब 117 करोड़ मोबाइल के कनेक्शन बन चुके हैं। भारत एक अग्रसर टेलीकॉम मार्केट के रूप में विश्व पटल पर उभर चुका है और उसी के साथ साथ जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी थी करीब करीब 25 करोड़ की, वो इंटरनेट कनेक्टिविटी 25 करोड़ लोगों से बढ़कर आज करीब 95 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है। एनडीए सरकार के ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे हो गए हैं। इन 100 दिनों में मोदी सरकार ने विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कई साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। इन निर्णयों ने लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। मोदी 3.0 ने 2047 तक विकसित भारत के विजन को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव रखते हुए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा पर विशेष जोर दिया है। आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पहले 100 दिनों में कई बड़े फैसले लिए और लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की। मोदी 3.0 के निर्णय गरीब, मध्य वर्ग, दलित, वंचित, आदिवासी, नारी शक्ति और युवा शक्ति के लिए जीवन को आसान और बेहतर बनाने के लिए पीएम मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित है। इसी दौरान मोदी सरकार ने सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया है। सभी को स्वास्थ्य मुहैया कराने की दिशा में आयुष्मान भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मोदी 3.0 के पहले 100 दिनों में इसका दायरा बढ़ाया गया और इस योजना के तहत अब 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त हेल्थ कवर प्रदान किया गया, जिससे 6 करोड़ बुजुर्गों को फायदा होगा। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत मुझे जीबी पंत हॉस्पिटल पोर्ट ब्लेयर से निम्हांस बैंगलोर में रेफ़र किया गया, जहां मेरा बहुत ही अच्छी तरीके से इलाज हुआ। हम लोग बीपीएल वाले हैं और हमारा फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज़्यादा ठीक नहीं था, इसलिए आयुष्मान भारत स्कीम से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। जीबी पंत हॉस्पिटल में भी बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ। मेडिकल शिक्षा में विदेशी निर्भरता को कम करने और हेल्थ केयर सिस्टम को प्रभावी बनाने के लिए 75,000 नए मेडिकल सीटें बढ़ाई गई। साथ ही नियमित टीकाकरण को डिजिटल बनाने के लिए यूविन पोर्टल शुरू किया गया। भारत में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के केंद्रीकृत डेटाबेस के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन एक नेशनल मेडिकल रजिस्टर तैयार किया गया। वहीं महिलाओं, किशोरियों और आदिवासी समुदाय में सिकल सेल बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। कैंसर पीड़ितों के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए 3 कैंसर दवाओं की कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत 10,900 करोड़ रुपए के खर्च से इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की जाएगी। डिजिटल हेल्थ केयर के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट पर स्कैन और शेयर सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसके माध्यम से 4 करोड़ आउट पेशेंट पंजीकरण की सुविधा दी गई। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी मोदी 3.0 के पहले 100 दिन में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस दौरान भारत की शैक्षिक विरासत और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का शुभारंभ किया गया। भारत के लिए जैन AI के तहत IIT बॉम्बे में
इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम पर राष्ट्रीय मिशन के तहत लर्न लैंग्वेज मॉडल का विकास किया गया। अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए 50,000 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय अनुसंधान कोष स्थापित किया गया। अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण के लिए बायो-ई3 नीति की शुरुआत की गई। 10,500 करोड़ रुपए से विज्ञान धारा योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली में संयुक्त राज्य प्रतिनिधियों, अपर महानिदेशक और उप महानिदेशकों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उद्घाटन किया। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री ने राष्ट्र निर्माण में एनसीसी की भूमिका पर जोर दिया। सम्मेलन के दौरान बताया कि आने वाले वर्षों में एनसीसी कैडेटों की संख्या 17 लाख से बढ़कर 20 लाख हो जाएगी। देखिए डीडी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के प्रतिष्ठित संयुक्त राज्य प्रतिनिधियों, अपर महानिदेशक और उप महानिदेशकों का दिल्ली में एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित इस सम्मेलन का केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उद्घाटन किया। इस मौके पर एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह भी मौजूद रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्र निर्माण में एनसीसी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे एनसीसी युवाओं को अनुशासित और जिम्मेदार नागरिक बनाने के साथ ही जीवन के विभिन्न पहलुओं में नेतृत्व कौशल को बढ़ावा देती है। सबसे सशक्त संगठन, जहां नेशनल बिल्डिंग, वहां व्यक्ति का विकास, और जो भारत के युवा हैं वो राष्ट्र प्रेम, डिफेंस के प्रति जो उनका आकर्षण बढ़े। और देखो, एनसीसी जब भी प्राकृतिक आपदा आई है, एनसीसी कैडेट तुरंत उस आपदा में कूद जाते हैं सेवा के भाव से। जो 17 लाख से 20 लाख कैडेट की जो संख्या बढ़ रही है, उसमें हम सब आपस में कैसे इसको मजबूत करें और कैसे जो हमारा कमिटमेंट है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, क्योंकि हम देश के युवा को एक बुलंद, कहते हैं ना, विकसित भारत की ओर ले जाने के लिए आज की गंभीर चर्चा हुई है। सम्मेलन के दौरान विशेष रूप से बताया गया कि सरकार ने हाल ही में एनसीसी कैडेट रिक्तियों को 3 लाख तक बढ़ाने के लिए एक विस्तार योजना को मंजूरी दी है, जिससे आने वाले वर्षों में कुल संख्या 17 लाख से बढ़कर 20 लाख हो जाएगी। इस विस्तार योजना में पूर्व सैनिकों को एनसीसी प्रशिक्षकों के रूप में शामिल किया जाएगा। गौरतलब है कि JSR&AD एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है, जिसमें शिक्षा मंत्रियों, युवा और खेल मंत्रियों के साथ साथ अपने अपने राज्य में एनसीसी मामलों को संभालने वाले विभागों के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर के सम्मेलन में पिछले 2 सालों में एनसीसी की प्रगति और उपलब्धियों के साथ साथ इसकी भविष्य की विस्तार की योजनाओं पर भी चर्चा की गई। इस सम्मेलन के दौरान तय किया गया कि किस तरह से अगले कुछ वर्षों में 17 से 20 लाख एनसीसी कैडेटों की संख्या की जाए। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में कथित अवैध मस्जिदों का विवाद और बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासियों का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद में एक बार फिर 28 सितंबर को बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया गया है और प्रशासन को भी मामले में तुरंत कार्रवाई की चेतावनी जारी की गई है। देवभूमि हिमाचल में कथित अवैध मस्जिदों का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। शिमला के संजौली में मस्जिद के अवैध होने के आरोप और इस मामले में तुरंत कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर एक बार फिर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। साथ ही पूरे शिमला में लोगों से इस मामले में एकजुट होने की अपील की गई है। 28 सितंबर को एक बार फिर शिमला में बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। देवभूमि संघर्ष समिति ने इस विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। समिति ने कार्रवाई न होने पर जेल भरो आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। प्रशासन द्वारा कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी जारी की गई है। अवैध गतिविधि जो भूमि अतिक्रमण जिस पर मस्जिद बनी है उसको समय रहते हटा दिया जाए
और क्षेत्र के अंदर शांति बरकरार रखी जाए। इसलिए हम पूरे हिमाचल प्रदेश में आह्वान करते हैं कि 28 सितंबर को पूरे जिला केंद्रों पर धरना प्रदर्शन होगा। इस बीच संजौली मस्जिद विवाद मामला कोर्ट में भी चल रहा है और शिमला नगर निगम की आयुक्त कोर्ट में 5 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई होनी है। वहीं देवभूमि संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि अगर 5 अक्टूबर को भी इस मामले में फैसला नहीं आता तो आने वाले दिनों में इसे लेकर बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। अगर इस पे आगे पोथी सरकार करती है तो हम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने को तैयार है। ऐसा ना हो 5 तारीख के बाद पूरे हिमाचल प्रदेश में जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाए। कथित अवैध मस्जिद विवाद को लेकर 1 सितंबर से लगातार प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। प्रदेश भर में 28 अलग अलग जगहों पर इसे लेकर प्रदर्शन हो चुके हैं और देवभूमि संघर्ष समिति का दावा है कि इन प्रदर्शनों में कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता या कोई संगठन शामिल नहीं हुआ है। दावा है कि ये पूरी तरह से जन आंदोलन है और जब तक इस मामले में सरकार कार्रवाई नहीं करती तब तक ये जन आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। धर्म प्रकाश, डीडी न्यूज, शिमला। लगातार बदलती जियोपॉलिटिक्स के दौर में भारतीय नौसेना दुनिया का चक्कर लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय नौसेना की 2 युवा महिला अधिकारी 2 अक्टूबर को 21,600 नॉटिकल माइल्स से अधिक की यात्रा पर रवाना होंगी। यह यात्रा 8 महीने तक चलेगी। देखिए हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट। नाविका सागर परिक्रमा 2 एक लंबी और साहसिक यात्रा पर निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूरी दुनिया के समंदर में उठती लहरों और खराब मौसम से अकेले लोहा लेने के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर दीना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए पूरी तरह से तैयार हैं। ये न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी सहन शक्ति और फिटनेस की अग्नि परीक्षा होगी। भारतीय नौसेना का नौकायान पोत INSV तारिणी महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता का संदेश लेकर सागर को फतह करने 2 अक्टूबर को गोवा से रवाना होगा। मुझे डर नहीं लगता है। समुद्र की इन कठिन परिस्थितियों को झेलने के लिए आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत होना चाहिए। ऐसे मौके पर समुद्र से बेहतर कोई दूसरा शिक्षक नहीं हो सकता है। 8 महीने की ये यात्रा भारत की सैन्य कूटनीति का हिस्सा होगी और इस दौरान दोनों महिला नौसेना अधिकारी विभिन्न देशों के लोगों से रूबरू होंगी। जब तारिणी विभिन्न देशों से गुजरेगी तो भारतीय दूतावास इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये जल मार्ग इन जाबाज अधिकारियों को केप लिविन, केप हॉर्न और केप ऑफ गुड होप के खतरनाक रास्तों से लेकर जाएगा। ये यात्रा न केवल इनके व्यक्तिगत साहस और कौशल का प्रमाण होगी बल्कि भारतीय नौसेना की महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता और उनके अडिग हौसले व दृढ़ संकल्प का भी उत्सव होगा। इन दोनों अधिकारियों को 17 उम्मीदवारों के एक बैच से चुना गया है। 3 साल के कठोर प्रशिक्षण और रियो तथा मॉरिशस सहित 38,000 नॉटिकल माइल्स की नौकायान यात्रा के साथ ये दोनों महिला अधिकारी इस रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दिल्ली से विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन के साथ मुलाकात की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैठक की जानकारी साझा करते हुए कहा कि बातचीत दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर केंद्रित रही।
और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से, जहां इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष तेज हो गया है। इजरायली सेना ने 2006 के बाद लेबनान पर सबसे बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह के सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हवाई हमले में अब तक कम से कम 490 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस हफ्ते में 1600 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। लेबनान की ओर से जारी बयान में इसकी पुष्टि की गई है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया है कि उसने अब तक हिजबुल्लाह के करीब 1300 ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने लेबनान के लोगों से कहा है कि इजरायल का युद्ध लेबनान के आम लोगों के साथ नहीं है, बल्कि हिजबुल्लाह के साथ है। नेतन्याहू ने साथ ही कहा कि बहुत लंबे समय से हिजबुल्लाह आपको मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। नेतन्याहू ने संकट की घड़ी में इजरायल के लोगों से एकजुट रहने का आग्रह किया है। इजरायल ने हाल ही में लेबनान सीमा पर रह रहे लोगों को इलाके खाली करके सुरक्षित जगहों पर जाने की चेतावनी जारी की थी। तनाव बढ़ने पर अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अतिरिक्त सेना भी भेज दी है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने संयम बरतने का आग्रह किया है और तनाव कम करने के लिए इजरायल और लेबनान दोनों से संपर्क किया है। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. Don't let Hezbollah endanger Lebanon. Please, get out of harm's way now. Once our operation is finished, you can come back safely to your homes. इस जारी संघर्ष के बीच एक हफ्ते के लिए इजरायल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। दरअसल रविवार को हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजरायली रक्षा बलों ने लेबनान में बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए। दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में हिजबुल्लाह के 300 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद से रक्षात्मक उपाय अपनाते हुए इजरायल ने पूरे देश में 30 सितंबर तक स्पेशल होम फ्रंट सिचुएशन इमरजेंसी की घोषणा की है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको खेल से जुड़ी एक अच्छी खबर बताएंगे। आप जुड़े रहिए न्यूज़ एट 10 के साथ। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। 45वें चैंपियंस ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन और पहली बार ओपन और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने के बाद भारतीय टीम भारत लौट आई है। भारतीय चेस टीम का चेन्नई एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने खुशी जताई और इसे गर्व का क्षण बताया। Chess Olympiad, gold in both open and women's section. This is a very historical achievement, and there are not many teams which have won both at the same time, and we are winning for the first time gold in Chess Olympiad, and we managed to do it at the same time, and it's a very proud moment for all of us. Last time in Chennai, we were very close to winning a gold medal, but the last two games things didn't go in our favor, and we won a bronze medal in both sections. So this time we were more experienced because we all played in the last year's Olympiad, so we managed to use our experience and play our best, and we managed to get gold in a very dominating fashion.
वहीं ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू ने कहा कि वो स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम का हिस्सा बनकर बेहद खुश हैं। I'm very happy to be part of the winning team in the Indian gold medal team in the Olympiad, which was held at Hungary. Both the teams have secured gold medal. It's like a historic moment. In the previous Chennai Olympiad, we were close to winning gold medal, but we missed out in the last match, and we secured bronze. It was really painful moment. I'm very happy that both the men and women team managed to deliver it this time. The women team lost one crucial match against Poland, and then we drew against US. It was very crucial that we win last two matches to secure gold. I'm very happy that the teammates also delivered it when needed, and it's an historical moment. 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम के कप्तान श्रीनाथ नारायणन ओलंपियाड में भारत के ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने से बेहद खुश हैं। जीत के बाद स्वदेश पहुंचे श्रीनाथ नारायण ने भारतीय टीम की इस ओलंपियाड विजय यात्रा को अब तक कई सबसे प्रभावशाली जीत बताते हुए कहा कि यह पूरी टीम का प्रयास और एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। This is a historic achievement for the first time in offline Olympiad, which has a rich tradition going over 90 years, like the Olympics itself. I was the captain of the men's team, and as far as the men's team was concerned, it was a very smooth journey. We won 10 matches, we drew one, and we won by a margin of 4 match points. Spectacular performances by all individual players as well. Gukesh and Arjun in particular, they had historic performances, all-time best performances, and also very good support from Pragyananda, Vidit, and Hari Krishna. It was a complete team effort and a historic achievement. और अब फिल्म जगत से भी एक अच्छी खबर आ रही है। निर्देशक किरण राव की फिल्म लापता लेडीज भारत की तरफ से इस साल ऑस्कर की ऑफिशियल एंट्री होगी। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक कमेटी ने 29 फिल्मों की एक लिस्ट में से लापता लेडीज को ऑस्कर 2025 के लिए ऑफिशियल एंट्री चुना है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। यह उत्सव 2017 के संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प के बाद से शुरू किया गया, जो अब पूरी दुनिया में मनाया जाता है। 23 सितंबर से 29 सितंबर के बीच आयोजित किए जाने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस उपलक्ष्य में अंबेडकर सेंटर नई दिल्ली में मूक बधिरों के अधिकारों और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आके अवार्ड मिला है आपको? जी हाँ, मैं यहाँ पे आई, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ और ये सारी चीज़ें देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। ऊपर से मैं फर्स्ट डिवीज़न है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। जैसे विजुअल भी है, हर एक चीज़ है यहाँ पे और मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे जो भी लेक्चर सेशन हुआ है बहुत अच्छा और मुझे बहुत खुशी है और मुझे बहुत सारे न्यूज़ भी मिले। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हम उड़ीसा में पढ़ाते हैं हैप्पी हैंड्स स्कूल में और काफ़ी अच्छा लगता है हमें पढ़ाना। 1 से लेकर 8वीं तक का है और अच्छा लगता है। वहाँ पे गांव टाइप से है, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम भी बहुत ही अच्छा है। नेचुरली हर चीज़ सीखते हैं, बहुत ही सुंदर है। आपका क्या विचार है मैम? ऐसा नहीं कि वहाँ पे बच्चों को बहुत प्रेशराइज करके पढ़ाया जाए, नहीं, एक सिस्टम के थ्रू पढ़ाया जाता है जिससे बच्चे अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएँ, अच्छे से सीख पाएँ। क्लास सेम होता है बट सबका माइंड लेवल अलग अलग होता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या किस बच्चे का माइंड लेवल क्या, उस हिसाब से एजुकेशन होता है। आपका अनुभव क्या रहा है? आप चाहती क्या है गवर्नमेंट से? मैं गवर्नमेंट से चाहती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव चीज़ें जो भी हम बता रहे हैं उस पर सरकार अमल करे। जल्दी हमें हेल्प गवर्नमेंट करती है, जो भी पेमेंट का जो भी सब्जेक्ट में कुछ चीज़ें छूट रही हैं वो सब। क्वेश्चन पेपर कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट आ जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे इशू आते हैं, उस पर गवर्नमेंट जो है वो हम अगर उनको कह रहे हैं तो वो सुनते से उस चीज़ को जल्दी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। बैठे हमारे साथ डिस्कस करें, बातचीत करें, उस पर अमल करें, उसके बाद हमें एक पॉजिटिव आंसर दें। ये आज से नहीं 50 सालों से अपने इंस्टीट्यूट को चला रही हैं और वहाँ से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ के निकले और आज हर फील्ड में देखिए इनके बच्चे जगह जगह पे वर्किंग है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं ही हूँ
जो मैंने डिप्लोमा किया है। ऐसे बहुत सारे डेफ बच्चे भी मिलेंगे जो आज रोल मॉडल के तौर पे काम कर रहे हैं और इनका नाम रोशन कर रहे हैं। न्यूज़ 10 में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आइए आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरों को। अंदाज रहेगा फटाफट। नमस्कार। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिडनी में क्रूज लाइन्स इंटरनेशनल एसोसिएशन के प्रबंध निदेशक जोएल कैट्स के साथ बैठक की। बैठक में क्रूज पर्यटन की वर्तमान चुनौतियों और निदान पर चर्चा हुई। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कहा कि केंद्र ने दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों के थोक बाजारों में अपने बफर स्टॉक से प्याज निकालना शुरू कर दिया है। सरकार की योजना पूरे देश में सब्सिडी वाले प्याज की खुदरा बिक्री की है। खरीफ फसलों में धान, श्रीअन्न, तिलहन और गन्ना की बुआई सामान्य से अधिक दर्ज हुई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 23 सितंबर तक खरीफ फसल की बुआई 1104 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो गई है। इस वर्ष 128 लाख हेक्टेयर से ज्यादा में दलहन और 192.55 लाख हेक्टेयर में श्रीअन्न की खेती की गई। भारतीय रियल एस्टेट बाजार का आकार वर्ष 2047 तक कई गुना बढ़कर 5 से 7 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकता है। रियल्टी क्षेत्र की शीर्ष संस्था क्रेडाई और रियल एस्टेट सलाहकार कोलियर्स इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है। यूको बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट परिवर्तन की शुरुआत की है। इसके लॉन्च के साथ कुछ डिजिटल कर्ज उत्पाद पेश किए गए हैं। यूको बैंक के एमडी सीईओ अश्विनी कुमार ने कहा कि 4 लाख रुपए तक का प्री क्वालिफाइड पर्सनल लोन अब 30 सेकंड में मिल जाएगा। टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड को ट्रांसफार्मर के जीवन काल को लंबा करने वाले उपकरण सेल्फ रीजेनरेटिंग ट्रांसफार्मर ब्रीदर के लिए पेटेंट मिला है। ये उपकरण बिजली ट्रांसफार्मर को नमी से बचाता है और इस तरह उसका जीवन काल लंबा करता है। शेयर बाजार में तेजी का फायदा उठाने और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के लिए कई सरकारी कंपनियां अपनी ग्रीन एनर्जी इकाई का आईपीओ लाने की तैयारी कर रही हैं। इनमें कोल इंडिया, ओएनजीसी, एसजेवीएन, एनएचपीसी, इंडिया ऑयल और एनएलसी इंडिया शामिल हैं। सौर पैनल बनाने वाली कंपनी वारी एनर्जीज और डिजिटल भुगतान फर्म वन मोबीक्विक सिस्टम्स को आईपीओ के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है। वारी एनर्जीज ने दिसंबर 2023 में और मोबीक्विक ने जनवरी 2024 में अपने आईपीओ दस्तावेज जमा किए थे। म्यूचुअल फंड निवेशक आधार सितंबर में 5 करोड़ के पार पहुंचने का अनुमान है। फंड निवेशकों की संख्या में पिछली 1 करोड़ की वृद्धि में उद्योग को 21 महीने लगे। वहीं 2 करोड़ से 4 करोड़ निवेशकों की संख्या तक पहुंचने में 26 महीने से ज्यादा का वक्त लगा।